वो सोबराज के पूरे खानदान को जानते हैं। इनके लिए रिपोर्टों का मुवाजना मुश्किल नहीं होगा। अपनी कोशिश करके देख लो, तुम मुंह की खाओगे। शर्मा के वसीयत के नाम पर मैंने सारी हड्डियां भारी चिता में जलवा दी हैं, राख समंदर में बहा दी गई। मैंने तुम्हारी बदमाशी के सारे रास्ते मसदूद कर दिए हैं। टेस्ट करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैंने सख्ते के आलम में उसकी वहरजा सदाई सुनी। गलती मेरी अपनी थी। मैंने उसे यह बता दिया था कि वो किस तरह बन सकता है। उसने मेरी गलती से फायदा उठाया और अपनी इस कमजोरी का तोड़ कर लिया। चंद मिनट पहले मैं तजर्बा कर चुका था कि उसने सोबराज के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। यह उसे तबाह कर दिया था। मैं अपने एक अहम कार्ड से महरूम हो चुका था। तुम्हारा सर कुचलने के लिए मुझे सहारों की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सदमे पर काबू पाकर दुरुस्त लहजे में कहा, अपने लांच की तरह तुम भी गरकाब किए जा सकते हो। तुम्हारे सारे आदमी अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इसे तहनशी होने से नहीं बचा सके। डैनी, मैं तुमसे इस नुकसान का बहुत भयानक इंतकाम लूंगा। मेरे आदमी तुम्हारी भूख पर लग चुके हैं। मुझे तुम्हारी कमीनगी की पेश की खबर मिल गई थी। ये मेरी खुशफहमी थी कि मैंने उसे अहमियत नहीं दी। तुम कोई दूसरा वार करने से पहले कुत्ते की मौत मारे जाओगे। साफ जाहिर था कि वो इन बातों का हवाला दे रहा था जो मैंने उसे अकबर के रूप में की थी। इस हवाले से यह भी जाहिर हो रहा था कि अकबर के किरदार ने उसके लिए यकायक कितनी अहमियत इख्तियार कर ली थी। मार खाने वाले इस तरह हज़ियान बकते हैं। बैंकॉक में तुम्हारी हवा उखड़ चुकी है। जो शख्स अपने ठिकानों की हिफाजत नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या देगा। यह मेरी और तुम्हारी गैंग वार है। लोग पिटने वाले का साथ बहुत तेजी से छोड़ते हैं। यहाँ वालों को मालूम है कि तुमको ज्यादा मार पड़ी तो तुम मुंबई भाग जाओगे। जिनको यही मरना जीना है वो तुम्हारे साथ रहकर अपनी आकबत खराब नहीं करेंगे। दूर खड़े होकर तुम्हारी बर्बादी और रुसवाई का तमाशा देखेंगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर उसे आने वाले दिनों का नक्शा दिखाया। अब मेरी और तुम्हारी खुली लड़ाई है। वो गुर्राया, तुमसे जो कुछ हो सकता है वो कर लो। तुम मेरे कहर से नहीं बच सकोगे। उसे फोन बंद कर दिया। मैंने मुस्कुराकर गजाला की तरफ देखा और अपना ऑपरेटर्स भी बंद कर दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि राजन अपनी लांच की तबाही पर आसाफ ज़दा हो चुका था। उसे मेरी गलती का फायदा उठाकर सोबराज की मौत के बारे में सारे सबूत साया कर दिए थे। इस फोन कॉल से यह फायदा हुआ कि मुझे इस पोजीशन का इल्म हो गया। वो सबूत मिट जाने के बाद यह इम्कान बाकी नहीं रहा था कि मैं किसी गुमनाम फोन कॉल के जरिए मकामी अमरीकी मिशन के किसी जिम्मेदार एहलकार को राजन के पीछे लगा सकूं। इसके खिलाफ जो कुछ करना था मुझे अपने तौर पर करना था। इस मुकाबले में सिर्फ टान मेरा मददगार था। मुझे जहनी वर्जिश के लिए खासा मवाद मिल गया था। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। गजाला ने मेरे मूड का अंदाजा लगाकर टेलीविजन की आवाज़ धीमी की और उसके सामने कुर्सी संभाल ली। मुझे गजाला को बाहर भेजकर व्हाइट हाउस की तबाही पर शाया होने वाले अखबारी ज़मीन में मंगवाने का ख्याल आया, जिसे मैंने मुलतवी कर दिया। वहाँ जो कुछ हुआ हमारे हाथों और हमारे सामने हुआ था। ज़मीनों में कारोबारी सनसनीखेज़ी और हाशिया आराई के सिवा कोई नई बात नहीं मिल सकती थी। टेलीविजन पर खबरों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं उठकर बैठ गया। वाक़या ताज़ा था और तफसीलात दस्तयाब नहीं थी। खबर में सिर्फ इतना बताया गया कि हार्बर से कुछ फासले पर लंगर अंदाज व्हाइट हाउस नामी तफरीही लॉन्च धमाकों के साथ तबाह हो गई। इस हादसे में 5 अफराद पानी में डूबकर हलाक हुए, जिनमें 4 औरतें थीं। 17 अफराद जख्मी हुए। इन्हें लॉन्च के अमले और दूसरे मेहमानों ने डूबने से बचा लिया। 3 अफराद लापता थे जिनकी तलाश जारी थी। खबर के साथ व्हाइट हाउस के डूबने का आखिरी मरहला भी दिखाया गया, जिसमें इसका पिछला हिस्सा पानी में पूरी तरह गर्क हो चुका था। अगला हिस्सा सीधा खड़ा हुआ था और तेजी से पानी में बैठ रहा था। चंद लम्हों बाद पानी के बड़े बड़े बुलबुलों के इखराज के साथ अगला हिस्सा भी पानी में गायब हो गया। इस वक्त लॉन्च पर कोई फर्द मौजूद नहीं था। 2 बजे चाउफान किसी पेशगी इत्तला के बगैर अचानक नाज़िल हो गया। होटल के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद था और फोन करके मुझे बुला रहा था। मालूम होता है कि उसे आपसे कुछ लगाव हो गया है। गजाला ने उसकी आमद की खबर सुनकर कहा, जब मौका मिलता है आपके पास दौड़ा चलाता है। फजूल बातों से दिमाग चाट जाता है। मैंने जूते पहनते हुए बेजारी से जवाब दिया। फिर भी काम का आदमी है। आपके मंसूबे की सारी तैयारी उसे की जिम्मा थी। ये सब काम वो मेरे लिए नहीं करता। उसे हर वक्त डान की खुशनुदी की फिक्र रहती है। वो किसी पैदाइशी गुलाम की तरह डान का खिदमतकार बना हुआ है। आपके लिए इन दोनों का दम गनीमत है। असद के चले जाने के बाद यहाँ कौन रह गया था जो आपकी जरा भी मदद करता। मैंने गजाला की इस तबसरे का जवाब नहीं दिया। अलविदाई अंदाज में हाथ लहराकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। मास्टर, आज मजा आ गया। पूरे शहर में छोटा राजन की रुसवाई हो रही है। मेरे गाड़ी में सवार होते ही उसने खुश होकर कहा, ये देखो, लॉन्च की पुरस्कार तबाही पर 2 अखबारों ने अपने जमीन में निकाले हैं। व्हाइट हाउस बड़ी शान से जाविये बदल बदल कर गर्क हुई है।
इन ज़मीमों की रंगीन तस्वीरें देखोगे तो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। मुझसे बात करते उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मैंने डैशबोर्ड पर पड़े हुए अखबार उठा लिए। वो दोनों थाई जुबान के अखबारात थे। इनमें व्हाइट हाक की गरकाबी की रंगीन तस्वीरें किसी जुबान के मोहताज नहीं थी। एक अखबार ने व्हाइट हाक की फाइल फोटो भी लगाई थी, जिसमें वो लॉन्च बहुत बावकार और पुरशिकू नजर आ रही थी। तस्वीरें देखकर मैंने वो ज़मीमें बेपरवाही से पीछे सीट पर डाल दिए। क्या तुम मुझे ये तस्वीरें दिखाने के लिए आए थे? मैंने उससे पूछा। तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, मेरा नहीं डान का। मेरे तेवर देखकर उसने अपनी बात में आखिरी फिक्रा जोड़ा। मैंने सोचा कि तुम्हें ये अखबार भी दिखा दूं। मैं अभी टेलीविजन पर ये सब देख कर आया हूँ। इस वाक़े में कितने पापी मरे हैं? मरने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी तक 3 औरतों समेत 4 का ऐलान किया गया है। 3 लापता हैं। इसकी मालूमात टेलीविजन के नशरिए से ज्यादा नहीं थी। शहर में इस वाक़े पर क्या रद्द अमल पाया जा रहा है? सनसनी और सरा सहमगी का आलम है। इस हादसे पर लोगों को पिछले वाक़यात भी याद आ रहे हैं। इसके कसीनों में कत्ल, क्लबों में धमाके और फिर मोती महल में धमाका, सब किस्से असरनो ताज़ा हो गए हैं। हम अमन पसंद और डरपोक कौम है। मेरा अंदाजा है आज से छोटा राजन के सारा कारोबारी अड्डे वीरान हो जाएंगे। तूफान ने मुसर्रत से बताया। वो अपने कारोबार के बल पर यहाँ फल फूल रहा है। उसके धंधे तबाह होंगे तो उसके कदम खुद ब खुद उखड़ जाएंगे। मास्टर, कदम उखड़ने की नहीं, अब उसकी कबर जमाने की बात करो। लाश डूबने के बाद उसका दिमाग चल गया है। अभी सुबह 8 बजे उसके 2 आदमियों ने पेट्रोल डालकर पेटपोंग के 2 होटलों को जलाकर राख कर दिया। पता नहीं वो क्या करना चाह रहा है। इसकी जुबान से पेटपोंग के होटलों का जिक्र सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, वो सिखों के होटल तो नहीं थे? तूफान की आंखें हैरत से कुशादा हो गई और वो वालियाना अंदाज में बोला, मास्टर तुम तो वली हो गए। तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो सिखों के होटल थे? तीर कमान से निकल चुका था। मेरे बेसाख्ता सवाल ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। मैंने संभाला लेकर जल्दी से कहा, इस तरफ ज्यादातर होटल सिखों ही के हैं। कमाल है। तूफान खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। मैं दिन रात वहां के फेरे लगाता रहता हूँ। मैंने कभी यह बात नोट ही नहीं की। तुमको मैंने एक दिन वहां की सैर कराई और वहां का पूरा नक्शा तुम्हारे जहन में जम गया। तूफान की गायब दिमागी की वजह से आई हुई बला टल गई। मेरा यह अंदाजा और पुख्ता हो गया कि व्हाइट हाक की तबाही के बाद राजन अकबर की कही हुई बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा था। मैंने उसे बताया था कि मैंने पेटपोंग में एक सरदार जी के होटल में बैठे हुए 4 अफराद की गुफ्तगू में उसकी नाव डूबने का जिक्र सुना था और उसने इस्तेमाल के आलम में अपने आदमियों से इन 2 मुश्तबा होटलों को नजर आतिश कर दिया जहां उसके दुश्मन के आदमी बैठते थे। वो राजन के ज़हनी इख्तलाल और बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल थी। वहां किसी ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। मास्टर कैसी बातें करते हो? सबको अपनी जान प्यारी होती है। इन भेड़ियों को कौन रोकता? वो आए और अपनी मनमानी कार्रवाई करके चले गए। ये कैसे पता चला कि वो राजन के आदमी थे? मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इन्हें पूरा शहर जानता है। वो जाने बूझे चेहरे थे। क्या उन्हें आज जनी के इल्जाम में नहीं पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ेगा? उसने सवाल किया। पुलिस उसकी जर खरीद है। अव्वल तो कोई इन भेड़ियों के खिलाफ गवाही नहीं देखा। किसी ने राजन के आदमियों का नाम लिया तो पुलिस तफ्तीश के बहाने उसी को धर लेगी। हवालात में एक रात में वो हक कोई से तौबा कर लेगा। ऐसे धंधों में यहाँ धांधली और बेरहमी चलती है। तुम इतने यकीन से ये सब बातें बता रहे हो जैसे ऐसा हो चुका हो। मास्टर, ये कोई नई कहानी नहीं है। वो दुकानें लूट लेते हैं, औरतों को उठा कर ले जाते हैं। उन्होंने शहर को यरगमाल बनाया हुआ है। सब लोग इनके खिलाफ जुबान खोलते हुए डरते हैं। तुम लिख लो कि इनमें से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। बर्बाद होने वाले होटलों के मालिक चंद रोज तक रोने पीटने के बाद बैठ जाएंगे। पता नहीं इन बेचारों का क्या कसूर था। जरूरी नहीं कि इन दोनों होटल वालों का कोई कसूर हो। मैंने उसे उलझाने की नीयत से कहा। यह राजन की दहशतगर्दी भी हो सकती है। नहीं मास्टर, उसने पुरजोर लहजे में एतराज किया। मैं यह बात नहीं मान सकता। दहशतगर्दी के लिए उसने अपने हमवतनों को क्यों निशाना बनाया? दोनों सिख हैं और इनके होटल एक दूसरे से अलग थलग हैं। ये कोई और ही किस्सा मालूम होता है। इस बारे में तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? हमारे लिए यही काफी है कि इन होटलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, तुम्हारी ये बात मैं मानता हूँ। वह सर हिलाकर बोला। डॉन ने हमें क्यों बुलाया है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने पूछा। तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, क्या वो ना बुलाता? ये मुझसे ज्यादा तुम्हारा कारनामा है। सारा बंदोबस्त तुमने किया था। मैंने हंसकर उसकी हौसला अफजाई की। फिर तो उसे मादाम का कारनामा कहो। बम उसी ने लगाए थे, लेकिन उसका खोज तुमने लगाया था। इस काम के लिए उसे राजी करना भी मुश्किल काम था। यह और बात है कि बाद में वो भी राजन की सताई हुई निकली। मास्टर, मैं तुम्हारा खादिम हूँ। तो अपने सीने पर हाथ मार के बोला। हुक्म दो तो मैं तुम्हारे लिए पाताल की खबर ला सकता हूँ। बस बेचारी मादाम का ख्याल रखना। वो शाम की चाय पर बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करेगी। ली का जिक्र आते ही उसकी ज़ेहनी रो बहक गई।
میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا۔ ایسا نہ کرنا ماسٹر، وہ جلدی سے بولا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہاں نہ جا کر تم اس کی توہین کا ارتکاب کرو گے، یہ نہ بھولو کہ وہ دوبارہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی کا راج تھا۔ اس کا آخری فکرہ میرے دل کو لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت مجھے بینکاک میں اپنے دوستوں اور ہمدردوں کی ضرورت تھی۔ لی جیسی دلیر اور بے خوف عورت کو ناراض کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس بارے میں دیکھا جائے گا، پہلے ڈان سے مل لیا جائے، میں نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، ڈان کی بات ہو رہی تھی، آج وہ تم سے بہت خوش ہے۔ تمہارے لیے تھائی زبان کا ایسا لفظ استعمال کیا جو ہم لوگ گرل فرینڈ یا محبوبہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمجھو کہ وہ تمہیں ڈارلنگ کہہ رہا تھا۔ تمہارے لیے بات اہم ہو سکتی ہے، میرے نزدیک بے معنی ہے۔ ڈان ان لوگوں میں سے ہے جو ذرا سی لغزش پر کسی کو بھی عرش سے فرش پر لے آتے ہیں۔ اس کی خوشی یا تعریف پر بغلے بجانے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو۔ ماسٹر تم عجیب آدمی ہو، وہ اداس لہجے میں بولا۔ خوش ہونے والی باتوں پر خوش نہیں ہوتے، ناراض کر دینے والی باتوں پر ایک دم بپھر جاتے ہو۔ ایسا تو میں نے ڈان کو بھی نہیں پایا۔ اب یہی دیکھ لو کہ وہ وائٹ آگ کی تباہی پر کسی بچے کی طرح خوش ہو رہا ہے۔ دنیا کے کوئی دو آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے خوش لہجے میں کہا۔ مزاج کے اعتبار سے ڈان علی نہیں ہو سکتا اور میں ڈان نہیں بن سکتا۔ کہو تو میں ڈان کو تمہاری اس خواہش سے آگاہ کر دوں کہ مجھے ڈان جیسا ہونا چاہیے۔ ماسٹر ایسا غضب نہ کرنا، اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب سے وہ گوشہ نشین ہوا ہے بہت شکی اور وہمی ہو گیا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی جگہ لینے کی سازش کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تم جب بولنے پر آتے ہو تو بے تکان بولتے چلے جاتے ہو، یہ اچھی عادت نہیں ہے ماسٹر، یہی تو زندگی کی علامت ہے۔ زبان اسی وقت رکتی ہے جب سانس آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میری اس آزادی کو مجھ سے نہ چھینو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے خوب سمجھ گئے ہو، میری باتوں کا وہ مفہوم بھی بھانپ لیتے ہو جو مجھے خود معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وہ تعویل بسیار گوئی کی عجیب مثال تھی۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ راجن سے فون پر پہلی بار بات ہوئی تو میں نے اس کے لیے اکبر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس بات چیت میں میرے پاس زیادہ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں تھی۔ اس کے ذہن کو اپنی طرف سے شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ہر سوال کا فوری جواب دوں۔ وہ اول درجے کا گاہک تھا، یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ آدمی سچ بول رہا ہو تو اسے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ خود بخود زبان پر آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، ہر بات بہت سنبھل کر کہنا پڑتی ہے۔ اس نے ڈینی کے 4 مفروضہ آدمیوں کے ٹھکانے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنے ذہن میں آنے والا پہلا جواب اس کے گوش گزار کر دیا۔ سردار جی کے ہوٹل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی تھی کہ وہ اس ہوٹل کے خلاف دہشت گردی کی کوئی کارروائی پر اتر آئے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آدمیوں کو بھی اس ہوٹل کی نگرانی پر مامور کر دے گا تاکہ مشتبہ افراد ان کی نگاہوں میں آ سکے۔ وہ جھنجھلایا ہوا اور شکست خوردہ تھا۔ اس کے آدمیوں کے ہاتھ 2 ہوٹلوں کی بربادی کا ذکر سن کر مجھے کلک ہوا۔ وہ ایسا ناگزیر واقعہ تھا جسے ٹالنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں سردار جی کے ہوٹل کی بجائے کسی اور مقام کا ذکر کرتا تو راجن کے آدمی وہاں بھی ویسی بربادی پھیلا دیتے۔ اسے کسی نہ کسی کو اپنے جھنجھلاہٹ کا نشانہ بنانا تھا۔ میں نے قبل از وقت اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اسی کے ایک ہم وطن کا ذکر کیا اور ایک کے چکر میں دوسرا سردار راجن کے جھنجھلاہٹ کا نشانہ بن گیا۔ ماسٹر کیا شام کی چائے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ مجھے خاموش پا کر چاؤفان نے پرمزاح لہجے میں ٹوکا۔ چاؤفان، تم باز نہیں ہوگے، بار بار یہ ذکر کیوں نکال رہے ہو؟ تم نے ابھی تک اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ایک بار مثبت جواب دے دو، میں دوبارہ مادام کا نام لوں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ وقت ملا تو میں اس سے بھی مل لوں گا، اب اس کا ذکر نہیں کرنا، ہرگز نہیں۔ وہ سر جھکا کر سعادت مندانہ انداز میں بولا۔ اس بیچارے نے مجھے فون پر یاد دہانی نہ کرائی ہوتی تو میں تمہیں بار بار تنگ نہ کرتا۔ اس نے تمہیں فون کیا تھا؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ دیکھو ماسٹر، اب مجھے الزام نہ دینا، تم خود اس کی بات چھیڑ رہے ہو، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ وہ تمہیں دیکھ لے گی تو آسانی سے ہمارے کام کے لیے راضی ہو جائے گی۔ تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے کسی نہ کسی طرح اسے شیشے میں اتار لیا۔ اب دیکھ لو کہ رات کو اس سے تمہاری پہلی ملاقات ہوئی ہے اور وہ تمہارے گن گا رہی ہے۔ کاش تمہاری اس غلام کی قسمت بھی ایسی ہوتی۔ وہ گہرا اور حسرت زدہ سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ڈان کے سیلرز بار کے پچھلے دروازے پر موجود تھے۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ چاؤفان نے اتنا بتایا کہ ڈان نے طلب کیا تھا۔ ڈور بیل کے جواب میں خوبصورت مقامی لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہمیں پہچان کر اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ گھنٹی کی آواز ڈان نے خود سن دی تھی۔ ہم زینے عبور کر کے سیلرز بار کی اوپری منزل پر پہنچے تو ڈان اپنے سفید ریشمی لبادے میں ہمارا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسیری سے اتر کر میری طرف لپکا اور والیانہ انداز میں مجھے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے سانس رو کر اپنا سینہ سخت کر لیا تھا کہ ڈان کی گرم جوشی کے باعث کسی جسمانی نقصان سے محفوظ رہ سکوں۔
तुम वाकई जवान मर्द हो, तुमने मेरा एक ख्वाब पूरा कर दिया। डॉन जज्बाती लहजा में कह रहा था। आज मैंने व्हाइट हाक को समंदर में डूबता हुआ देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे छोटा राजन समंदर में डूब रहा हो। अब मेरे पुराने दिन लौट आएंगे। मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद करके उसने मेरी पेशानी का बोसा लिया। अधेड़ उम्री के बावजूद उसके भरे भरे होंठों में जवानों जैसी गर्मी थी। मुझसे अलग होकर वो दोबारा अपनी शाहाना मसहरी की तरफ लौट गया। चाउफान मुझे रश्क और हसरत के मिले जुले जज्बों के साथ देख रहा था। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैंने चाउफान का दिल रखने के लिए डॉन से कहा। इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए चाउफान ने बहुत मेहनत की है। मेरे सामने इस आराम खोर की सिफारिश मत करो, डॉन गुर्राया। ये किसी काबिल होता तो पिछले 2 साल ऐसे बुरे न गुजरते। तुम्हारा चाबुक चल रहा है तो ये अब जी जान से तोड़ रहा है। ये खुद से मेहनत करने वालों में से नहीं है। वो अचानक चाउफान से मुखातिब हो गया। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? डॉन तुम सच्चे हो। चाउफान ने दोनों हाथ जोड़कर अपना सर झुका लिया। मास्टर ने मेरी काया पलट दी है। अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, डॉन ने तंजिया लहजे में कहा। तुझे पूरे बैंकॉक में कोई मर्द गोताखोर नहीं मिला तो 2 दिनों से इस लंबी घोड़ी के घर के चक्कर काट रहा था जो खुद को हसीना या आलम समझती है। डॉन की जुबान से लंबी घोड़ी का जिक्र सुनते ही चाउफान की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन डॉन के तेवर देखकर खामोश रहा। इसका धाना खुले का खुला रह गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या कहे। मैंने महसूस किया कि डॉन उसके साथ ज्यादती कर रहा है। वो इतनी मुलामत का सजाबार नहीं था। मैंने कहा शहर में कोई राजन के खिलाफ काम करने पर आमादा नहीं था। ली ने राजन के हाथों गहरा जख्म खाया हुआ है। इसका दुख हमारे काम आ गया। मैं किसी वक्त ली की कहानी भी सुन लूंगा, तुम दोनों बैठ जाओ। डॉन ने मेरे सामने चाउफान को पहली मर्तबा इतनी इज्जत दी थी कि उसे बैठने के लिए कहा। वो डरे से हमें अंदाज में एक सोफे के किनारे पर यूं टिक गया जैसे उसे सोफे के बकिया हिस्से में सुइयों के छुपा हुआ होने का खौफ हो। चाउफान भी मेरा बच्चा है। कदर तवक्कुफ के बाद डॉन गंभीर आवाज में बोला। मैं इसे बहुत अजीज रखता हूँ। मुझे ये सोच सोच कर इस पर गुस्सा आता कि ये 2 सालों से कहाँ सोया हुआ था। सब कुछ तुम्हारे आने के बाद क्यों हो रहा है? डॉन कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने मुलायमत से कहा। ये मेरे और तुम्हारे सितारों के मिलने का कमाल है। मैं अकेला था तो खुद भी भटक रहा था। राजन को उंगली तक नहीं लगा सकता था। अब इसकी पसपाई के आसार नजर आने लगे हैं। व्हाइट हाक की तबाही से इसके हाथ पैर फूल गए हैं। राजन का जिक्र आते ही डॉन की ज़हनी रूह उसकी तरफ मुंतकिल हो गई। मैंने सुबह सवेरे देर तक इस लांच के डूबने का सुहाना मंजर देखा है। इसके हर बल पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे राजन जख्म खाकर तड़प रहा हो। वो इतना बुज़दिल है कि अपनी लाडली लांच को देखने तक नहीं आया। खौफजदा चूहे की तरह अपने मोती महल में घुसा बैठा है। लोग बता रहे हैं कि उसने सुबह से अपना कदम बाहर नहीं निकाला। वो कई दिनों तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसे घसीट कर मोती महल से निकालो। डॉन ने मुतालबा किया। बैंकॉक की सड़कें और गलियां इसके खून का खिराज मांग रही हैं। इस काम में देर न करो। वो डॉन की जज्बाती बातें थी जो मैंने खामोशी से सुन ली। राजन को बराह रास्त घेरना इतना आसान काम नहीं था। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में खबरें सीना बसीना बहुत तेजी से सफर करती हैं। मैंने सोचते हुए कहा, अब तो मनादी करा दो कि जो राजन का साथ देगा वो मारा जाएगा। हालात का धारा उसके खिलाफ बह निकला। इस धमकी से बहुत से लोग इसका साथ छोड़ देंगे। वो अकेला रह जाएगा तो उसे नरके में ले लिया जाएगा। मैं तुम्हारी सोच का परस्तार होता जा रहा हूँ, डॉन ने तारीफी लहजा में कहा। तुम बहुत आसानी से गुर की बातें सोच लेती हो। ये तदबीर वाकई कारआमद रहेगी।